समय की बात है। अलादीन नाम का एक दयालु और मददगार युवक और उसकी पत्नी राजकुमारी जैस्मिन बहुत दूर पहाड़ों की तलहटी में एक महल में रह रहे थे। जैस्मिन उस दिन नाश्ता तैयार कर रही थी क्योंकि गेहूं और भूसा जनता को दान में दिया जाने वाला था। लेकिन उसी समय उसने देखा कि अलादीन का जादुई दीपक जमीन पर गिरकर टूट गया है। ओह नहीं, जादुई दीपक टूट गया है। अरे जिन, क्या तुम वहाँ हो? चाहे उसने कितना भी रगड़ा हो या दीपक फूंका हो, अंदर का जिन बाहर नहीं आया। वो जल्दी से अलादीन के पास पहुंची। जल्दी आओ अलादीन, जिन ने चिराग से भाग गया है। अलादीन ने भी डर के मारे टूटा हुआ दीपक उठाया और सब कुछ करने की कोशिश की, लेकिन नतीजा वही निकला। मुझे अब जिन को ढूंढना है जैस्मिन। वो बुरे लोगों के हाथ नहीं लगना चाहिए। अलादीन दीपक के जिन्न की तलाश में शहर की ओर तेजी से भागा। ये सोचकर कि वो इसे टूटे हुए जादुई दीपक को ठीक कर सकती है, जैस्मिन ने सावधानी पूर्वक घर के सभी सोने के गहनों और वस्तुओं को आग में पिघलाया। उसने पिघले हुए तरल को दीपक के किनारों पर लगाया और उसकी मरम्मत की। दूसरी ओर आयरन नामक एक रेगिस्तानी शैतान था, जो रेगिस्तान में रेत के आश्रय में रहता था, जहाँ कोई भी जाने की हिम्मत नहीं करता था। लोग बुरे जादू के लिए उसके दरवाजे पर दस्तक देते थे और बदले में वे सारे अपने गहने एरॉन को दे देते थे। जिस दिन वो अपने औषधियों से बुरा जादू करना चाहता था, एरॉन ने कौवे को आते देखा। जब वो सोच रहा था कि रेगिस्तान में कौवा क्या कर रहा है, कौवा कहर बरपा रहा था और एरॉन के सिर पर चोंच मार रहा था। अरे अरे, ना समझ पंछी, क्या हुआ है तुम्हें? ऐसा लग रहा था कि कौवा इधर उधर उड़कर एरॉन को कुछ बताने की कोशिश कर रहा है। एरॉन को बहुत गुस्सा आया और उसने कौवे पर औषधि की बोतलें फेंकना शुरू कर दिया। कौवा हर फेंकी हुई बोतल से बच रहा था, परंतु कभी शांत नहीं हुआ। इसलिए एरॉन को संदेह हुआ कि ये एक जादुई पक्षी था। उसके हाथों ने बिना किसी दर्द के कैक्टस के कांटे तोड़ डाले। जैसे ही उसने कांटों पर अपनी विशेष पीली औषधि की बूंद डाली, उबले पानी का रंग बदल गया और काला हो गया। जैसे ही एरॉन ने जादुई शब्द बोले, कौवे के चारों ओर एकत्रित कड़ाही में तरल पदार्थ से धुआं निकलने लगा। कौवा जमीन पर गिर गया। जैसे ही वो धुएं के साथ कड़ाही के पास आया और उसने एक घूंट लिया, उसी क्षण बेहोश कौवा एक धमाके के साथ गायब हो गया और दुष्ट जब्बार धुएं से बाहर आ गया। आखिरकार जादू टूट गया। हाँ, मेरी वजह से। मुझे बताओ किसने किया और मेरे जादू की कीमत चुकाओ। जब्बार को समझ नहीं आ रहा था कि क्या कहे, क्योंकि उसकी जेब में एक पैसा भी नहीं था। पहली बार किसी नर चुड़ैल को देखा है मैंने। आप कौन से शैतान हो? एरॉन क्रोधित हो गया और चिल्लाने लगा। या तो अपना पैसा दो या तो फिर से कौवा बन जाओ। जैसे ही एरॉन अपने हाथ उठाकर जादू करने ही वाला था, जब्बार उसके सामने कराहने लगा और भीख मांगने लगा। मेरे पास पैसे नहीं बचे हैं, लेकिन एक जीनी है। हाँ, एक जीनी। वो आपकी सारी इच्छाएं पूरी कर सकता है। उसकी बदौलत आपके पास पैसा होगा, कीमती सामान होगा, यहाँ तक कि महल भी होगा। जब्बार ने एरॉन को अलादीन के जादुई चिराग के बारे में सब कुछ बताया। दुष्ट एरॉन अंततः आश्वस्त हो गया। इसलिए वो जादुई दीपक लेने के लिए एक साथ अलादीन के महल की ओर चल पड़े। दूसरी ओर अलादीन शहर की सड़कों पर अपने जिन्न को खोज रहा था, जो भाग गया था, लेकिन जिन्न का कोई पता नहीं था। तभी उसने देखा कि लोग तेजी से उसकी ओर दौड़ रहे हैं। हमारी मदद करो, एक जिनी हमारा सामान चुरा रहा है, हमारे कपड़े फाड़ रहा है।
अलादीन उस ओर भागा जहां लोग इशारा कर रहे थे। वो एक अस्थाई घर की खिड़की से जिन्न के सामने आ गया, जबकि अलादीन 2 घर की छतों से गुस्से में कूद गया और उस घर की ओर भागा जहां जिन्न था। जिन्न नीले धुएं के साथ एक झटके में गायब हो गया। समझ नहीं आ रहा था कि क्या किया जाए। अलादीन ने फिर से एक-एक करके घरों की तलाशी शुरू कर दी। जब दुष्ट एरोन और जब्बार आखिरकार महल में आ गए, उन्होंने प्रवेश द्वार पर 2 गार्डों को चकमा दिया और अंदर घुस गए। चमकता हुआ दीपक ठीक उनके सामने पड़ा था। जैसे ही जब्बार दीपक चुराने ही वाला था, राजकुमारी जास्मीन जो बोरा ले जा रही थी सामने आई। जब उसने सामने जब्बार और एरोन को देखा तो जास्मीन दंग रह गई। जब्बार, तुम विश्वासघाती चालाक चोर! मैं जो मेरा है उसे लेने आया हूँ राजकुमारी, मेरा जादुई दीपक। जब्बार आगे बढ़ा और जादुई दीपक पकड़ लिया। उसने उसे बार बार रगड़ा, लेकिन अंदर का जिन बाहर नहीं आया। तुमसे नहीं हो रहा है, मुझे करने दो। उस दीपक को छोड़ दो। एरोन ने भी दीपक अपने हाथ में लिया और उसे रगड़ा, ऊपर नीचे हिलाया, पर जब कुछ नहीं हुआ तो वो जब्बार पर क्रोधित हुआ। अगर तुम मुझसे मजाक कर रहे हो तो मैं तुम्हें कीड़ा बना दूंगा। उसी समय जस्मीन ने ये बता दिया कि जिन दीपक में नहीं था। जब जब्बार ने सुना कि जिन भाग गया है तो उसने दीपक लिया और खिड़की से बाहर कूद गया। वहां से भागते समय एरोन को गुस्सा आ गया और उसने जस्मीन से सारा सोना लाने के लिए कहा, पर घर में कोई सोना नहीं बचा है। मैंने दीपक को ठीक करने के लिए इसे पिघला दिया। एरोन तब और भी क्रोधित हो गया जब उसे ना तो महल से और ना ही जब्बार से कोई पैसा मिला। उसने जादुई तरीके से अपने हाथों में एक रेत की घड़ी बनाई। कुमाता भी काम ते कुड़ी था। जैसे ही उसने मंत्रों का उच्चारण किया, जस्मीन ने खुद को रेत की घड़ी के अंदर फंसा हुआ पाया। तुम मेरे साथ क्या कर रहे हो? एरोन ने कहा कि अगर वे कुछ दिनों के भीतर जिन्न को उसके पास नहीं लाएंगे तो वो हमेशा के लिए इस घड़ी में कैद हो जाएगी। फिर उसने अपना लबादा घुमाया और वहां से गायब हो गया। जब अलादीन खाली हाथ महल में लौटा तो उसने हर जगह जास्मीन की तलाश की, लेकिन वो उसे नहीं मिली। आखिरकार उसने गेहूं की बोरियों के बीच से एक आवाज सुनी, बचाओ! अलादीन, मेरी मदद करो, मैं यही हूँ। अलादीन बोरियों के बीच नीचे झुका और आश्चर्य से राजकुमारी जस्मीन को रेत की घड़ी में फंसा हुआ देखा। उसे बचाने के लिए उसे अपने जादुई चिराग और जिन्न को खोजने की जरूरत थी। अलादीन के पास एक बार फिर अपने प्यार के लिए लड़ने की ताकत थी, लेकिन उसके जिन्न और जादुई चिराग को इंसान में बदलने का सपना हमेशा उसके लिए और अधिक समस्याएं पैदा कर रहा था। दूर एक राज्य में 3 खूबसूरत बहनें रहती थीं। उनके पिता वहां के राजा थे। वे अक्सर बॉल डांस करवाते रहते क्योंकि उनकी बेटियों को डांस करना पसंद था। हालांकि हर एक राजकुमारी बहुत अच्छा डांस करती थी, लेकिन सबसे छोटी अपनी बड़ी बहनों जितना अच्छा नहीं नाच पाती थी। जब तुम डांस करती हो तो थोड़ा और ज्यादा सुंदर कर सकती हो। छोटी राजकुमारी उतना अच्छा नहीं नाच पाती थी, भले ही वो ये चाहती थी। आसपास के मेहमान भी उसका अजीब डांस देखकर मजाक उड़ा रहे थे। देखो तो ये कैसा डांस कर रही है। हाँ, वो ऐसे क्यों घूम रही है? मैं आपसे कभी नहीं नाचूंगी। मिया बहुत निराश हो गई, इसलिए वो तुरंत बॉलरूम से निकल गई।
और खुद को जंगल में एक केबिन में बंद कर लिया। वो आसमान में तारों को देखकर सोचने लगी कि वो कैसे अच्छा डांस करे। उसने देखा कि एक युवक उसके घर के पास से गुजर रहा है। वो आदमी बहुत सुंदर और कमाल का डांस कर रहा था। चांदनी रात में मिया ने उसकी तारीफ की और बाहर चली आई। तभी उसके पैरों में एक गिलहरी टकराई, जिसकी वजह से वो जोर से चिल्लाई। ओह! वो क्या था? आदमी ने नाचना बंद कर दिया और उन दोनों की नजरें मिली। आप ठीक तो है ना मैडम? जी, मुझे बस गिलहरी से डर लगता है। उनका स्वभाव ही ऐसा है, आप उनसे डरिए मत। मिया ने उसे कोई जवाब नहीं दिया। वो पूछने लगी कि उसने इतना अच्छा डांस कैसे किया। आदमी ने अपने पहने हुए जूते दिखाए। मैं जूते बनाता हूँ और मैं ये नाचने वाले जूते बनाने के लिए कीमती सामग्री का उपयोग करता हूँ और इस तरह मैं हर रात जंगल में नाच सकता हूँ। ओह, मुझे विश्वास नहीं हो रहा। मुझे आप जैसे जूते बनाने वाले की जरूरत है। उस युवक ने अपने बैग से 3 जोड़ी जादुई जूते निकाले और उन्हें मिया के सामने रख दिया। अपनी आंखें बंद करो और इनमें से कोई एक जादुई जूता अपने लिए चुनो। पर याद रहे, हर जादुई जूते का एक नियम है और अगर तुमने उस नियम का पालन नहीं किया तो जूता तुम पर जादू कर सकता है। मिया ने तुरंत कसकर अपनी आंखें बंद कर ली। दूसरी ओर जूते बनाने वाले ने मिया को मौका देने के लिए जूतों की अदला बदली की। अब अपने लिए एक जोड़ी जूता चुनो। आप मुझे डांसिंग पॉल की सबसे सुंदर लड़की बना दें। मिया ने चमकीले लाल जूते चुने अपनी उंगली से और आंखें खोली। इन्हें ले जाओ, ये तुम्हारे हुए, लेकिन भूलना मत, ये जूते तुम सिर्फ पूर्णिमा की रात को ही पहन सकती हो, क्योंकि अगर तुमने इन्हें किसी और रात पहना तो तुम इन जूतों को उतार नहीं पाओगी। यही नियम है। मिया ने उत्साह से जादुई जूते लिए और महल में चली गई। अपनी बहन मिया को देखकर राजकुमारियां बहुत हैरान हुई। वो बहुत उत्साहित और खुश थीं। मिया, तुम इतनी जल्दी में कहाँ जा रही हो? ये तुम्हारे हाथ में क्या है? हाँ, कुछ नहीं। सब महल के हॉल में इकट्ठा हो गए, एक और डांस बॉल जश्न के लिए। मिया की राजकुमारी बहनें शांत से नाचने लगीं, हमेशा की तरह अपने सबसे खूबसूरत आउटफिट में। नन्ही राजकुमारी मिया ने जादू के जूते पहने और महल के हॉल में डांस किया। उसने बहुत सुंदर डांस किया। वो गाने की लय के साथ थिरकती रही, इतनी कोमलता से कि राजकुमारी की बहनें और मेहमान सब वाह वाह करने लगे। सुंदर डांस कर रही है। मिया बहुत सुंदर डांस कर रही थी, लेकिन वो जूते बनाने वाले का नियम भूल गई थी, क्योंकि उस रात आकाश में पूर्णिमा नहीं थी और जब मिया डांस कर रही थी वो धीरे धीरे गायब होने लगी। अब सिर्फ उसके नाचने वाले जादू के जूते रह गए। उस समय हॉल में हर कोई डर के मारे चिल्लाने लगा और भागने लगा। अरे वो कहाँ चली गई? वो नजर क्यों नहीं आ रही? मिया, मिया, मिया को क्या हो गया है? ओह! जब सब चिल्ला रहे थे तो मिया ने अपनी आंखें खोली, लेकिन वो समझ नहीं पा रही थी कि क्या हो रहा है। लिविंग रूम के बड़े शीशे में उसे सिर्फ वही जादुई जूते दिखाई दे रहे थे जो उसने पहने थे, पर वो खुद को नहीं देख पा रही थी। ओह, मैं अदृश्य हो गई हूँ। मैंने जूतों के नियम का पालन नहीं किया। अब ये मेरे पैरों से चिपक गए हैं। मुझे उस जूते बनाने वाले को ढूंढना होगा। मिया की आवाज किसी को सुनाई नहीं दी। दरअसल सभी लोग दहशत में महल से जा रहे थे। लाल जूते हॉल में कभी दाएं तो कभी बाएं चल रहे थे। मिया तुरंत हॉल से बाहर भागी। राजकुमारी बहनों ने उसका पीछा किया,
3 राजकुमारी बहनें चल रही थीं, रात के अंधेरे में जंगल से होते हुए। जब वे केबिन के पास पहुंची, उन्होंने उस जूते बनाने वाले को देखा। ये आदमी कितना अच्छा डांस कर रहा है। उसके जूते तो बिल्कुल मिया जैसे हैं। उसका बैग जूतों से भरा हुआ है। मिया की बहनों ने जूते बनाने वाले से मदद मांगी। हालांकि उसने कहा कि उन्हें इंतजार करना पड़ेगा पूर्णिमा की रात तक जादू को तोड़ने के लिए। मिया बहुत परेशान हो गई थी, अपने पैरों के बिना रुके थिरकते रहने की वजह से। मेरे पास एक उपाय है, लेकिन अगर हम वैसा करते हैं तो तुम्हारे जूते अपनी जादुई क्षमता खो के साधारण जूते बन जाएंगे। अगर तुम सहमत हो तो अपने पैरों को आपस में 3 बार टकराओ। मिया ने सोचा कि जूते पहनकर अदृश्य होने की बजाय उन्हें छोड़ देना ही बेहतर है। उसने अपने पैरों को एक साथ 3 बार मारा। सामने जूतों वाला नवयुवक और पीछे मिया। वे कुएं की तह में चले गए कुछ और दूर। जूते बनाने वाला कुएं की तह में कूद गया। ये देखकर राजकुमारी बहनें बहुत हैरान थीं। कुछ समय बाद जूते बनाने वाला कुएं से बाहर आया, अपने हाथ में पूरी बाल्टी लेकर। मैं ये मिट्टी तुम्हारे जूतों पे छिड़क के तुम्हारे जूतों का जादू तोड़ दूंगा। जादू सचमुच टूट गया जब जूते बनाने वाले ने जादू के जूतों पर पूर्णिमा की धूल छिड़की और मिया फिर से प्रकट हो गई। उसकी बहनों ने भागकर उसे गले लगा लिया। मिया, तुम्हें जादू या जादू के जूतों की जरूरत नहीं, क्योंकि सभी को नाचना चाहिए, उन्हें चाहे जैसा भी आता हो। हाँ, तुमने सही कहा। धन्यवाद जूते बनाने वाले, बहुत बहुत धन्यवाद। उस दिन से छोटी राजकुमारी मिया अपने तरीके से डांस करने लगी, जैसा कि वो हमेशा से चाहती थी। द गूज गर्ल। एक बार की बात है, एक रानी और उसकी बेटी देश के सबसे खूबसूरत महल में एक साथ रहते थे। राजकुमारी की एक परी थी जिसे वो बहुत प्यार करती थी। इस परी ने हमेशा उसकी रक्षा की। एक दिन जब राजकुमारी की शादी की उम्र हो गई तो उसने दूसरे देश के राजकुमार से मिलने जाने का फैसला किया। रानी ने चलते वक्त अपनी बेटी को अपने साथ ले जाने के लिए गहनों का एक डिब्बा दिया। अगर रास्ते में किसी को पता चलता है कि आप राजकुमारी हैं, तो आपके साथ बुरा हो सकता है बेटी। इसलिए किसी सैनिक की बजाय मेरी एक सहायक तुम्हारे साथ रहेगी। अच्छी परी के पास राजकुमारी के लिए उपहार भी थे। उसने उसे फलादा नाम का एक बोलने वाला घोड़ा दिया। मैं सड़क पर दौड़ने के लिए तैयार हूँ मेरी राजकुमारी। एक और चीज है जो मैं तुम्हें देना चाहती हूँ मेरी राजकुमारी। परी ने राजकुमारी को एक रुमाल दिया जिस पर 3 सितारे थे। ये जादुई रुमाल है राजकुमारी, इसे हमेशा अपने पास रखें और जरूरत पड़ने पर इस्तेमाल करें। राजकुमारी ने अलविदा कहा और फलादा पर बैठ गई और उसकी सहायक एक गधे पर। कुछ घंटे बाद राजकुमारी जंगल की सड़क पर चल रही थी। वो बहुत थक गई थी, इसलिए उसने कुछ आराम करने की सोची। ओह, मुझे बहुत प्यास लगी है। हमारे पास पानी है ना? मुझे दोगी थोड़ा? सहायक लड़की ने पानी पीकर खत्म कर दिया था। क्षमा करें राजकुमारी, लेकिन मुझे भी बहुत प्यास लगी थी, इसलिए मैंने वो सब पी लिया। अपने लिए ढूंढ लो, मैं नौकर नहीं हूँ। राजकुमारी सहायक के ऐसे अभद्र व्यवहार को देखकर बहुत हैरान थी, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। वे सड़क पर चलते रहे। कुछ समय बीत जाने के बाद राजकुमारी रुक गई। शाही सहायक, क्या आप मुझे उस फव्वारे से पानी लाकर देंगी प्लीज? क्षमा करें राजकुमारी, लेकिन मैं आपकी नौकरानी नहीं हूँ। आप अपने घोड़े से उतरिए और अपना पानी खुद पी लीजिए। राजकुमारी और फलादा की नजरें मिली। एक बात कहूँ, मुझे ये सहायक लड़की कुछ ठीक नहीं लग रही। इसकी मौजूदगी में सावधान रहें। राजकुमारी अपने घोड़े से नीचे उतरी
और उसने खुद ही तालाब से पानी लेकर पिया। उसकी जेब में रखा जादुई रुमाल अचानक बोलने लगा। मेरी राजकुमारी सावधान रहो, ये सहायक लड़की खतरनाक है। लेकिन जैसे ही राजकुमारी पानी पीने के लिए झुकी, उसका जादुई रुमाल पानी में गिर गया। ओ नहीं! पानी में बहते जादू के रुमाल को देखकर सहायक लड़की ने मौका देखा। अब आपके पास कोई और शक्ति नहीं बची है। अब से मैं सभी आदेश दूंगी और आप वही करेंगे जो मैं कहूंगी। अब राजकुमारी के कपड़े उतारो और मुझे दे दो। अगर तुम लोगों ने किसी को सच बताया तो मैं तुम्हें जेल में डाल दूंगी। सहायक लड़की ने न सिर्फ राजकुमारी के कपड़े पहने, बल्कि वो उसके घोड़े फलादा पर भी चढ़ गई और आगे बढ़ने लगी। दूसरी ओर असली राजकुमारी अब गधे पर चढ़ गई थी और धीरे धीरे वो उसके पीछे चलने लगी। कुछ देर बाद वे दोनों राजकुमार के महल में पहुंची। जब राजकुमार ने उनका स्वागत किया तो उसने सोचा कि सहायक लड़की राजकुमारी है और उसे अंदर आमंत्रित कर लिया, जबकि असली राजकुमारी बाहर खड़ी रही। ठीक है मेरे राजकुमार, वो सिर्फ एक नौकरानी है, उसे हमारे साथ महल में अंदर आने की जरूरत नहीं है। अच्छा होगा कि आप उसे कोई नौकरी दे दें ताकि वो अपनी नौकरों वाली औकात ना भूले। राजकुमार ने वैसा ही किया और उसे कॉनराड नाम के एक लड़के से मिलवाया जो हंसों का रखवाला था। कॉनराड की मदद करके आप भी हंसों का चरवाहा बन सकती हैं। मेरे राजकुमार, मेरा आपसे एक और अनुरोध है। क्या आप इस क्रोधी घोड़े को बांध सकते हैं? बेहतर होगा आप उसे जंजीरों में बांध दें। उसने मुझे यहाँ तक आते आते मार ही डाला होता। तो राजकुमार ने एक सहायक को बुलाया और उसे घोड़े को एक खलिहान में बांधने का आदेश दिया। सहायक लड़की ये सुनिश्चित करने की कोशिश कर रही थी कि उसका धोखा गुप्त रहे और उसने राजकुमार को मूर्ख बनाया। असली राजकुमारी दुखी थी और रो पड़ी कि उसका घोड़ा फलादा जंजीरों में जकड़ा हुआ था। वो तुरंत उसे देखने खलिहान में गई। बेचारा फलादा वहाँ जंजीरों में जकड़ा हुआ था। ओ फलादा, ये उन्होंने क्या किया? अगर आपकी रानी माँ ने सुना कि क्या हुआ तो वो बहुत परेशान होंगी मेरी राजकुमारी। निराश होकर राजकुमारी ने अपने घोड़े फलादा को छोड़ दिया और कॉनराड के साथ घास के मैदान में हंसों को चराने लगी। थोड़ी देर बाद वो आराम करने के लिए एक पत्थर पर बैठ गई और सोने के क्लिप खोल दिए जिससे उसके बाल बंधे हुए थे। जब कॉनराड ने इन चमकदार हेयर क्लिप्स को देखा तो वो तुरंत राजकुमारी के बालों के पास पहुंचा। वो उन्हें लेना चाहता था। गोल्डन हेयर क्लिप्स, मुझे ये सुनहरे बाल चाहिए। मेरे बालों को छोड़ दो। उड़ाओ पागल हवा, तेज और सीधे उड़ाओ। कॉनराड की टोपी उड़ाओ और ले जाओ। उसी समय ऐसी पागल हवा चली कि कॉनराड की टोपी उसके सिर से उड़ गई। पहाड़ों पर उड़ती हुई टोपी का पीछा करने के बाद कॉनराड ने आखिरकार अपनी टोपी पकड़ ली। राजकुमारी, जिसने अपने बालों को फिर से बांध लिया था, उसने अपने सुनहरे बालों की क्लिप छिपा दी। सूर्यास्त तक हंसों को एक साथ चराने के बाद कॉनराड और राजकुमारी आखिरकार महल में लौट आए। कॉनराड तुरंत राजा के सामने गया। मैं उस अजनबी के साथ काम नहीं करना चाहता। पर क्यों कॉनराड? वो पागल है। वो अपने घोड़े से बात कर रही थी और मेरी टोपी भी उड़ा दी और मेरा मजाक उड़ा रही थी। इन शब्दों के बाद राजा के मन में संदेह पैदा हो गया। अगले दिन राजा ने गुप्त रूप से राजकुमारी का पीछा किया। राजकुमारी पहले खलिहान में गई और अपने जंजीर वाले घोड़े फलादा से बातें की। घोड़े को बातें करते देख राजा को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। फिर वो घास के मैदान में गया जहां कॉनराड और राजकुमारी कल हंस चरा रहे थे
और वो झाड़ी के पीछे छुप गया। थोड़ी देर बाद उसने राजकुमारी के बालों में सुनहरे बालों की क्लिप देखी। उड़ा पागल हवा, तुरंत उड़ा, कॉनराड की टोपी उड़ाओ और ले जाओ। राजकुमारी के इन शब्दों के बाद बहुत ही तेजी से एक पागल हवा चलने लगी और टोपी फिर से उड़ गई। कॉनराड अपनी टोपी के पीछे पहाड़ों तक दौड़ा। इस बीच राजकुमारी ने अपने सुनहरे बालों की क्लिप फिर से अपने बालों में छिपा ली। राजा को ये देखकर बहुत आश्चर्य हुआ और वो चुपके से तुरंत महल में लौट आया। शाम को राजा ने राजकुमारी को अपनी उपस्थिति में बुलाया। उसने उससे उसके बोलने वाले घोड़े फलादा और सुनहरे बालों की क्लिप और जंगली हवा के बारे में पूछा। राजा के ये पूछने पर राजकुमारी रोने लगी। मैं आपको नहीं बता सकती महाराज, अगर मैंने ऐसा किया तो मैं जेल चली जाऊंगी। सच बोलने से बिल्कुल भी मत डरो जवान लड़की, बताओ मुझे। राजकुमारी ने शुरू से राजा को एक एक करके सारी घटनाएं बताईं। रास्ते में उसके साथ जो कुछ भी हुआ था। ओह, तुम असली राजकुमारी हो। चिंता मत करो, तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा। अब जाओ और राजकुमारी की तरह तैयार हो जाओ। राजा ने तुरंत अपने पुत्र राजकुमार को बुलाया और उसे सब कुछ बताया। उसी शाम नकली राजकुमारी से बिना कुछ कहे राजकुमार ने महल में भोज का आयोजन किया। असली राजकुमारी राजकुमार के एक तरफ और नकली दूसरी तरफ बैठी थी। असली राजकुमारी की सुंदरता मुग्ध कर देने वाली थी, लेकिन नकली राजकुमारी ने उसे नहीं पहचाना। ये लड़की कौन है और यहाँ दावत में क्या कर रही है? उसे ये इतने सुंदर गहने और सुंदर पोशाक कहाँ से मिली? महल में उपस्थित सभी लोग, मेरे पास आपके लिए कहानी है, ध्यान से सुनिएगा। राजा ने इस तरह बताना शुरू किया कि राजकुमारी के साथ क्या हुआ था, जैसे कि ये किसी और की कहानी हो। अंत में उन्होंने सभी से पूछा कि झूठ बोलकर लोगों को धोखा देने वाले को कैसी सजा दी जाए। उस झूठे को सबसे भारी सजा दी जानी चाहिए मेरे राजा। उसके पैरों को जंजीर से बांधकर हमेशा के लिए कैद कर लेना चाहिए। क्या वाकई? लेकिन इस कहानी में तुम ही वो झूठी हो। तुमने अपने आप को खुद दंड दिया है। सैनिकों, इस झूठी को मेरी नजरों के सामने से ले जाओ। इस प्रकार सहायक लड़की को झूठ बोलकर राजकुमारी का जीवन बर्बाद करने की सजा भुगतनी पड़ी। राजकुमार ने उस रात असली राजकुमारी के सामने शादी का प्रस्ताव रखा। तब राजकुमारी और राजकुमार खलिहान में गए और बात करने वाले घोड़े फलादा को भी बचाया। आखिरकार सच सामने आ ही गया राजकुमारी। अगर आपकी रानी माँ ये पल देखती तो वो खुशी से रो पड़ती। राजकुमारी और राजकुमार ने एक नया जीवन शुरू किया, जिसमें वे अब बहुत खुश थे और राजकुमारी की नेक दिल परी हमेशा उनके साथ रहती थी, जो उन्हें हमेशा के लिए हर बुराई से बचाती थी। दूर देश में लंबे लाल बालों वाली एक राजकुमारी रहती थी। इस राजकुमारी के पास एक सुंदर फूलों का बगीचा था। खासकर लाल गुलाब राजकुमारी को बेहद खुशी दे रहे थे। शाम के समय जब देश में लोग सोने के लिए बिस्तर पर जाते, रोज राजकुमारी महल की बालकनी से बाहर जाती और 3 बार ताली बजाती। इस आवाज को सुनकर एक नन्ही सुनहरी चिड़िया गुलाब राजकुमारी के हाथ में उड़ जाती और उसी क्षण राजकुमारी के बाल चमकने लगते।
प्यारा पक्षी खूबसूरती से गाना शुरू कर देता और राजकुमारी अपनी मखमली आवाज में एक लोरी गाती। राजकुमारी की इस सुंदर लोरी को सुनने वाला हर कोई धीरे धीरे अपनी आंखें बंद कर लेता और तुरंत सो जाता। मीठे सपने और शुभ रात्रि मेरे देश के खूबसूरत लोगों। जबकि रातें शांति और आनंद में गुजर रही थी, रोज राजकुमारी के लिए धन्यवाद। एक दिन एक नुकीली टोपी वाली एक चुड़ैल उड़ती हुई झाड़ू के साथ गुलाब राजकुमारी के महल में आई। ला रा 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 रा। मैं अब इस राजकुमारी का गाना नहीं सह सकती, मैं तंग आ गई हूँ। जादू करने वाली चुड़ैल ने राजकुमारी पर एक दुष्ट जादू डालने का फैसला किया। अलकाजम, पलकाजम, गुलाबों को मुरझाने दो, गुलाब राजकुमारी को चुप रहने दो। उस समय राजकुमारी के बाल कोयले की तरह काले हो गए। मेरे बालों के साथ क्या हो रहा है? वे सभी काले हैं और अभी सोने का समय है। राजकुमारी अपने काले बालों के साथ अपने लोगों के लिए एक लोरी गाने के लिए बालकनी से बाहर चली गई। उसने 3 बार ताली बजाई। सुनहरी चिड़िया फिर उड़ी और उसके हाथ पर आ गिरी। रोज प्रिंसेस के काले बाल फिर से चमक रहे थे। हालांकि राजकुमारी सोच रही थी कि उसके लाल बालों का क्या हुआ। वो चिड़ियों के साथ अपनी लोरी गाने लगी। देश में हर कोई गहरी नींद में सो गया, लेकिन अच्छे सपनों के बजाय भयानक बुरे सपने आने लगे। यहाँ तक कि बच्चे भी जो रोते रोते जागते गए। मम्मी! मैंने बहुत डरावना सपना देखा। मैं अब रात को सोना नहीं चाहता। मुझे बहुत डरावने सपने आते हैं। हाँ, मुझे भी। अगले दिन शाम को गुलाब राजकुमारी, जिसे पता चला कि उसके लोगों को बुरे सपने आ रहे थे, अपनी बालकनी में वापस गई और उसने सुनहरी छोटी चिड़िया से कहा, मेरी नन्ही चिड़िया, मेरे लोग दुस्वप्नों से थक चुके हैं। सुबह होने से पहले उनके सपनों को ठीक करने में मेरी मदद करो। गुलाबों को आपके बालों में मुस्कान लाने दे। ट्वीट ट्वीट ट्वीट। गुलाबों को आपके बालों में मुस्कान लाने दे। ट्वीट ट्वीट ट्वीट। गुलाब लाओ मेरे बालों में मुस्कान। पक्षी की सलाह से राजकुमारी ने एक बड़े टब में पानी भर दिया। उसने उसमें एक मुट्ठी लाल गुलाब की पंखुड़ियां डाल दी। पानी लाल हो गया। राजकुमारी ने इस जल में अपने बाल डुबो दिए। उस क्षण बाल लाल हो गए। आहा! गुलाब ने मेरे बालों को मुस्कुरा दिया। छोटी चिड़िया सच कह रही थी। हुर्रे! उस रात जब राजकुमारी ने एक लोरी गाई तो देश में हर कोई शांति से सोया और सुंदर सपने भी देखे। जब चुड़ैल को पता चला कि गुलाब राजकुमारी पर जो उसने जादू किया वो टूट गया, उसने गुस्से में एक बार फिर श्राप दिया। अलकाज़म, पलकाज़म, गुलाब को मुरझाने दो, गुलाब राजकुमारी को चुप रहने दो। फिर उसने देश के सभी गुलाब की कलियों को सुखा दिया और भाग गई।
गुलाब राजकुमारी बहुत परेशान थी जब उसने देखा कि उसके बाल फिर से कोयले की तरह काले हो गए। नहीं, फिर से मेरे साथ ही क्या हो रहा है? राजकुमारी ने अपने सहायकों से उसके बालों को ठीक करने के लिए तुरंत गुलाब की पंखुड़ियां लाने को कहा। हालांकि सहायकों को बगीचे या देश में एक भी गुलाब नहीं मिला। अब मैं क्या करूंगी छोटी चिड़िया, मुझे बताओ। गुलाब आपके बालों में मुस्कान लेकर आए। ट्वीट ट्वीट ट्वीट। लेकिन पूरे देश में एक भी गुलाब नहीं है। रुको, मत जाओ। गुलाब राजकुमारी इतनी परेशान थी कि वो जोर जोर से रोने लगी। उसकी आंखों से बहते आंसू जमीन पर गिर पड़े। उस समय महल के बगीचे से एक युवा और सुंदर व्यक्ति गुजर रहा था। जब इस युवक ने आंसुओं को जमीन पर गिरते देखा तो उसने अपनी जेब से एक बक्सा निकाला और उसमें बालों की एक पतली लाल लट थी। युवक ने लाल बालों की लट को आंसुओं में जमीन पर छोड़ दिया। लाल बालों का एक लट एक पल में एक चमकदार गुलाब में बदल गया। सुंदर आदमी गुलाब लेकर राजकुमारी के पास गया। राजकुमारी जो पानी से भरे बाथटब के पास उदास खड़ी थी। जब उसने सुंदर आदमी को प्रवेश करते देखा तो वो उत्साहित हुई। तुम मुझे याद हो? हाँ, मैं तुम्हारे बचपन का दोस्त हूँ। ये फूल तुम्हारे लिए है। कृपया इसे स्वीकार करो मेरी रोज राजकुमारी। राजकुमारी बहुत खुश थी जब उसने देखा कि उसका बचपन का दोस्त उसके लिए लाल गुलाब लाया था। इसके तुरंत बाद उसने गुलाब को टब में फेंक दिया। उसने फिर अपने बालों को पानी में डुबोया और आखिरकार चुड़ैल का श्राप टूट गया। वो कोयले से काले बाल फिर से लाल हो गए। अपनी पुत्री की प्रसन्नता देखकर राजा भी प्रसन्न हुआ। युवक, मुझे बताओ, जब पूरे देश में एक भी गुलाब नहीं बचा था तो तुम्हें ये गुलाब कैसे मिला? ये गुलाब हमारी राजकुमारी के दुख भरे आंसुओं और उसके लाल बालों की लट से बना था, जिसे मैंने बचपन से संभाल के रखा था मेरे राजकुमार। ये सच है डैडी। देखिए, मैं भी सालों से उनके बालों की लट को इस बॉक्स में रख रही हूँ। राजा, राजकुमारी और युवक दोनों की वफादारी से प्रभावित हुआ। इस प्रकार गुलाब राजकुमारी और उसके बचपन के दोस्त सुंदर आदमी ने अगले ही दिन शादी कर ली। ये महसूस करते हुए कि उसका अभिशाप प्रेम की शक्ति से टूट गया था, चुड़ैल को एहसास हुआ कि वो फिर कभी भी जीत नहीं सकती और बहुत दूर उड़ गई।